हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9 का जो आपको डीओई की तरफ से प्रैक्टिस पेपर 1 मिला हुआ है, ठीक है ना, जो आपके सपोर्ट मटेरियल की बुक के लास्ट में है, ठीक है। इसका आज हम सेक्शन नंबर सी समझने वाले हैं। सेक्शन ए और बी हमने अपनी लास्ट वीडियोस में समझ लिया था, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये 3 मार्क्स का आपके पास सेक्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 27 से इसमें स्टार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपके पास यहाँ पर है, कह रहा है if a is equals to 2 plus root 3 then find the value of a minus 1 upon a। यदि a का मान इतना है तो a minus 1 upon a का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब आप इसको करोगे कैसे, देखो आपको ये निकालना है a minus 1 upon a, यही फाइंड कर देना। तो आप पहले क्या करो, 1 upon a फाइंड कर लो। वो तो आप कर सकते हो, कैसे, 1 ऐसे ही रख दो और a की जगह पे आप a की वैल्यू रख दो। तब आपको ये रैशनलाइज करना पड़ेगा ना, क्योंकि रूट में तो हम कभी भी डिनोमिनेटर को नहीं छोड़ते, ठीक है ना। तो ये आपका 2 माइनस रूट 3 और ये आपका क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 2 माइनस रूट 3 और ये हो गया आपका 4 माइनस 3, तो 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 1, तो 1 अपॉन a आ गया आपका, ठीक है। आइडेंटिटी कौन सी यूज की आपने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी वाली, ठीक है ना। ये लिख के आपको जरूर आनी है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर फाइंड करना था a माइनस 1 अपॉन ए। तो देखो a की जगह मैंने a का मान रख दिया, माइनस 1 अपॉन ए की जगह मैंने 1 अपॉन ए का मान रख दिया। तो नीचे आप 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है ना, ठीक है। तो -2 प्लस रूट 3, ये तो कट हो गए, तो रूट 3 प्लस रूट 3 कितना आ गया, 2 रूट 3, और यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इंटरनल चॉइस है इसके अंदर, पर हम दोनों पार्ट समझेंगे, ठीक है। आपको कह रहा है फैक्टराइज करना है आपको, तो चलिए पहले पहला पार्ट ही देख लेते हैं। क्या करना है आपको, यहाँ पर गुणनखंड करना है, ठीक है। तो किसका, a माइनस ए माइनस, एक मिनट यहाँ पर b आएगा, अब b माइनस 1 इसका करना है। तो आप क्या करो, इसको खोल दो, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे भी कर दो, उसी तरीके से इसको इससे कर दो और इससे भी कर दो, ठीक है ना। तो a स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर, अब देखो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये b आ गया, ठीक है। अब आप क्या करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में रख लो और माइनस लगा के a माइनस बी एक ब्रैकेट में कर दो। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो प्लस का भी है और मैंने यहाँ माइनस का बी लगाया है, तो देखो बाहर माइनस है ना, इसलिए मैंने अंदर का साइन चेंज कर दिया, ठीक है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है ना, माइनस a माइनस बी ऐसे ही रहने दो। अब आप देखो ये पूरी एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म है, तो इसमें से a माइनस बी तो कॉमन आ रहा है ना, तो मैंने उसको उबेरिस्ट कर लिया, यहाँ कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर बचा a प्लस बी और माइनस इस पूरे की जगह बचा 1, तो यही आपका आंसर हो गया। बस अब आप इसे आगे सॉल्व मत कीजिएगा, वरना घूम फिर के फिर आप यहीं आ जाओगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फैक्टराइज करना, ठीक है ना। अब और वाला इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इफ p इज इक्वल टू 2 माइनस ए, प्रूव दैट a स्क्वायर, यहाँ पर एक क्यूब है, प्लस 6ap प्लस पी क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। कह रहा है यदि p का मान इतना हो तो सिद्ध कीजिए कि a क्यूब प्लस 6ap प्लस पी क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0 होगा। तो देखो इसमें ना आपके पास वो वाली आइडेंटिटी लग रही है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc वाली, पर वो आइडेंटिटी इस बार तो हमारे पास है नहीं, डिलीटेड सिलेबस में है ये तो, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसका और वाला पार्ट है ये हमें नहीं करना है इस बार, क्यों, क्योंकि हमारे पास डिलीटेड सिलेबस में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी एज फॉलोज, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 25 rupees and for the subsequent distance it is rupees 14 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as y rupees, write the linear equation for this information and draw the graph. एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है, पहले किलोमीटर का किराया 25 रुपए है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 14 रुपए है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y हो तो इसका एक रेखिक समीकरण भी लिखिए और इसका आलेख मतलब ग्राफ भी बनाइए। देखो आपको यहाँ पर कह रहा है, आपको ना एक टैक्सी फेयर का किराया दे रखा है,
कह रहा है अगर आप फर्स्ट किलोमीटर 1 किलोमीटर तक जाते हो तो 25 रुपए तो फिक्स ही है, 25 रुपए लगेंगे, चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ चाहे आधे किलोमीटर जाओ, 25 रुपीज फिक्स है। अब कह रहा है आगे आप जितने भी किलोमीटर जाओगे ना, पर किलोमीटर के हिसाब से आपके 14 रुपीज लगेगी, ठीक है। अब वो आपसे कह रहा है आपको क्या करना है, जो आपने दूरी तय की है उसको आपको x किलोमीटर मानना है। यहाँ पर आपको पहले से ही दे रखा है किसको क्या मानना है, तो आप कुछ और नहीं मान सकते हो, ठीक है ना। और कह रहे हैं जो आपका टोटल फेयर हुआ, जितना भी आपका किराया लगा, वो आपका लगा y रुपीज का, ठीक है। आपको पहले तो एक इक्वेशन बनानी है, उसके बाद उसको ग्राफ पे दिखाना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अब हम इसको कैसे करेंगे। तो जैसा उसने बोला ना वैसे ही लिख लेते हैं। लेट डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू x किलोमीटर, यही कहा था ना हमें कि जो दूरी तय की गई है उसको x मानना है, तो हमने x मान लिया, ठीक है। उसके बाद टोटल फेयर हमको बोला गया था y मानना है, तो रुपीज y, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करते हैं, इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। तो देखो जो फेयर है वो किस हिसाब से लगेगा, 25 रुपए तो पहले किलोमीटर के लिए लगेंगे और बाद के जितने भी किलोमीटर है उनके लिए 14 रुपए लगेंगे, लेकिन उसको x-1 करना पड़ेगा। क्यों, x तो मेरा डिस्टेंस है, लेकिन उसमें से वो 1 किलोमीटर हटाना पड़ेगा ना जिसके 25 रुपए लगेंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने x-1 किया है, ठीक है। अब हम इसको खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 14x माइनस का 14, ठीक है ना। अब इन दोनों को सॉल्व किया, 25 में से जब 14 को माइनस करेंगे तो 11 आएगा, और ये प्लस का 14x ऐसी है, ठीक है। इक्वेशन तो चलो हमारी ये बन गई। आपको एक तो इक्वेशन बनाने के लिए कह रहा था, समीकरण आपको बनाना था। अब आपको इसको कह रहा है ग्राफ पे भी दिखाना है। तो देखो मैं आपको रफ फिगर बता देती हूँ कि ग्राफ पे कैसे दिखाना है, ठीक है। आप उसको पेंसिल और स्केल से अच्छे से बनाओगे। सबसे पहली बात तो ग्राफ पे बनाने के लिए हमारे को कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, निर्देशांक, ठीक है। तो पहले हम वही निकाल लेते हैं। तो एक टेबल हम यहाँ एक्स और वाई की बना लेते हैं, ठीक है ना। अब मैंने एक बार एक्स को 0 रखा, तो यहाँ रख के देखिए 0 एक बारी, चलिए x की जगह 0 रख दिया, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया। तो y कितना आ गया, मेरे पास 11 आ गया। एक बार मैंने x को क्या किया, -1 रख दिया, तो अब की बार x की जगह मैं -1 रख देती हूँ, ठीक है ना। तो ये -14, तो y की वैल्यू -3 आ गई। बस दो ही कोऑर्डिनेट्स बहुत है, आप चाहो तो 3 भी निकाल सकते हो, और जरूरी नहीं है जो मैंने निकाले आपको वही आप निकालो, आप कोई से भी निकाल सकते हो। अब आपको इसको ग्राफ पे बनाना है। वैसे तो आप सभी को ये ग्राफ पे पॉइंट्स को प्लॉट करना आता होगा, ठीक है। तो 2 का गैप ले लेते हैं। चलिए यहां पर से शुरू करते हैं, ये 0 है, तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12। देखो मैंने यहाँ 2 का गैप इसलिए लिया क्योंकि मुझे दिख रहा है कि y मेरे पास एक 11 है और मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है इतना। आप यहाँ पर 1 का गैप भी ले सकते हो, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 12, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आपको -2, -4, -6 और -8, ऐसे यहाँ पर -2, -4, -6 और -8, ठीक है। ये आपका माइनस का x होता है, ये प्लस का y होता है, ये प्लस का x होता है, ये माइनस का y होता है। बस अब प्लॉट करना है। देखो y 0 है तो x है 11, सॉरी x 0 है तो y 11 है ना। तो 10 और 12 के बीच में ही तो कहीं पर होगा, तो यहाँ पर कहीं होगा ये, ठीक है। अब x है -1 तो यहाँ पर कहीं होगा, और y है -3 तो वो नीचे की साइड होगा ना, यहाँ कहीं, यहाँ पर ये देखो यहाँ कहीं -1 होगा और यहाँ कहीं -3 होगा। बस अब आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों पॉइंट्स को, जो ये 2 पॉइंट्स आपके आए हैं, इनको जोड़ दो। तो आप इसे जब पेंसिल और स्केल से अच्छे से बनाओगे, कॉपी पे ही बनाना है, जरूरी नहीं है ग्राफ पेपर पे बनाना है, आप इसे कॉपी पे भी बना सकते हो। तो जब आप इसे बनाओगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक सी लाइन यहाँ पर आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 29। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे कह रहा है यहाँ पर, three vertices of a rectangle are this 3/2, -4/2 and -4/5. Plot this point on the graph paper. लिखा है ग्राफ पेपर, तो आपको इसको ग्राफ पेपर पे ही प्लॉट करना है, ठीक है। एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। एक आयत के 3 शीर्ष आपको दे रखे हैं, ठीक है। इन बिंदुओं को आलेखित कीजिए और फिर आयत के चौथे बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो आपको इतना तो पता ही होगा कि रेक्टेंगल में हमारे पास 4 वर्टेक्स होते हैं,
लेकिन ना यहाँ पर आपको सिर्फ 3 ही वर्टेक्स दे रखे हैं। अब आपको कह रहा है कि जो ये 3 वर्टेक्स हमने दिए है ना, आपको क्या करना है, इनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। अब प्लॉट करने के बाद फोर्थ वाला कोऑर्डिनेट जो है, वर्टेक्स जो है, वो आपको खुद से निकालना है। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे करोगे, देखो। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 -1। अच्छा, ये माइनस क्या है, ठीक है, सबके आगे माइनस लगा देता हूँ। -2 -3 -4 -5 और -6। अभी हम इतने लिखते हैं, और चाहिए तो फिर आगे एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट आपसे कह रहा है 3 और 2। तो देखो x का मतलब है 3 और y का मतलब होगा यहाँ पर 2, तो यहाँ पर कहीं वो पॉइंट होगा। ठीक है, वही चीज मैं यहाँ पर आपको रफली ये ग्राफ बना के दिखा रही हूँ। आपको ठीक से इसे पेंसिल और स्केल से ग्राफ पेपर पे अच्छे से बनाना है। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर पॉइंट लिख दिए 3 और 2। फिर आपको कह रहा है -4 और 2, तो -4 x है और y हो जाएगा मेरा 2, यहां पर आ गया, बिल्कुल इसके सामने ही आ जाएगा, इस वाले पॉइंट के। ठीक है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा -4 और 2। अब आपसे कह रहा है -4 और 5, तो देखो -4 तो यहीं पर ही है और 5 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको ना ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब रहती है बात फोर्थ पॉइंट की। जो फोर्थ वर्टेक्स है वो भी तो आपको चाहिएगा। तो देखो इतना तो आपको पता ही चल रहा होगा कि फोर्थ वर्टेक्स यहीं से सीधा होगा, तो इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो आपको 3 मिल ही गया कि उसका जो एक्स है वो 3 होगा। ठीक है, और जब ये 5 है तो यहीं से ही तो जा रहा होगा ऐसे, तो इसका मतलब y आपके पास कितना होगा, उसका 5 होगा। तो यहां से आप ज्वाइन कर दोगे तो ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, तो इसको नाम दे देते हैं हम, चलो यहाँ पर A B और C, और ये D वाला हमने निकाला। ठीक है, तो फोर्थ वर्टेक्स क्या आएगा आपके पास, वो आपके पास आएगा 3 और 5, जिसका नाम हमने क्या दिया है, D दिया है। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 30। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 31 पे। फिर देखो इसमें इंटरनल चॉइस है आपके पास। ठीक है, तो पहले ऊपर वाला क्वेश्चन हम रीड करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। प्रूव दैट द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। देखो आपसे कह रहा है यहाँ पर आपको प्रूव करना है। आपको इतना तो वैसे पता है ना कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 होता है, लेकिन इस बार यहाँ पर आपको प्रूव करना है डायरेक्ट। वो जो ये प्रॉपर्टी है, जो ये प्रूव है, ये लिखना नहीं है, सिर्फ इसको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आपको ये प्रूव करना है तो इसके लिए हमारे पास एक ट्राइंगल, एक त्रिभुज तो होना चाहिए ना, तो हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है ना, आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं इसको यहाँ पर P Q और R नाम दे रही हूँ। ठीक है, अब यहां से मैंने एक लाइन और ड्रॉ कर ली है। ठीक है, ये मैंने खुद से ड्रॉ किया, अभी मैं कंस्ट्रक्शन में इसको लिखने वाली हूँ। ठीक है, चलिए पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं साथ के साथ। गिवन है हमारे पास यहाँ पर ट्राइंगल PQR। ठीक है, इसमें 3 एंगल है, एक एंगल 1 है, एक एंगल 2 है और एक एंगल 3 है। ये तीनों मैंने खुद से माने हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल PQR विद एंगल्स एंगल 1 कॉमा एंगल 2 एंड एंगल 3। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो 180 डिग्री का होगा, ये हमको यहाँ प्रूव करना है। ठीक है, चलिए अब हम पहले यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं कुछ चीज, जो कि मैंने ये लाइन अभी आपको बताई। ये एक्स और वाई ना, मैंने ये एक्स वाई जो लाइन है ये खुद से कंस्ट्रक्ट की है, तो लिख देते हैं यहाँ पर ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई। हमने एक रेखाखंड बनाई एक्स वाई। ठीक है, कहां से पास होती हुई जा रही है, वो पी से, पासिंग थ्रू पी।
ठीक है, और किसके पैरेलल है, समांतर किसकी है ये, पैरेलल टू क्यू आर। तो एक रेखाखंड बनाई हमने एक्स वाई जो पी से जा रही है, ठीक है, और किसके, क्यू आर के समांतर है, ये हमने खुद से बनाई है। ठीक है, अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन। तो देखो जो आपके पास लाइन है, अगर मैं ये देखूं कि एक्स वाई और क्यू आर, ठीक है, तो इसमें जब ये दोनों लाइन मेरी समांतर, ये जो लाइन है पैरेलल लाइन है ना ये, तो इसका मतलब जो ये पी क्यू है ये तो मेरी त्रिज्यक रेखा हुई, ट्रांसवर्सल लाइन ही तो हुई ये मेरे पास, है ना। तो अब यहां लिख देती हूं विद ट्रांसवर्सल लाइन पी क्यू। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको एक एंगल को नाम दे दूं एंगल 4, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। क्यों, क्योंकि ये तो मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। जब दो समांतर रेखा को एक त्रिज्यक रेखा काटती हुई जाती है तो फिर ये वाले जो कोण होते हैं ये मेरे एकांतर कोण होते हैं ना, तो ये मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स आ गए। ठीक है, फिर आप सोच रहे होगे हमने पी क्यू को ही क्यों ट्रांसवर्सल लाइन माना, पी आर को क्यों नहीं माना। तो अब दूसरे केस में हम पी आर को ही मानने वाले हैं। तो फॉर लाइन एक्स वाई एंड क्यू आर, अब की बार मैंने ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी ली यहां पर, पी आर। तो इसका मतलब एंगल 3 और इसको एंगल 5 दे दूं तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा, ये भी मेरे ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है ना, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आप देखो, अब आपको करना क्या है, आपको दिख रहा है कि जो ये एंगल 4 है, जो ये एंगल 1 है और जो ये एंगल 5 है, ये तीनों ही एंगल एक स्ट्रेट लाइन में बन रहे हैं एक्स वाई पर। और जब भी स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, ये मेरे क्या होंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री होंगे। ठीक है, रीजन में क्या लिखूंगी मैं अपना, लीनियर पेयर। अब देखो, अब अभी मैंने आपको बताया कि जो ये एंगल 4 है ये एंगल 2 के इक्वल है, तो इसका मतलब मैं 4 की जगह 2 लिख सकती हूँ। उसी तरीके से एंगल 5 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है, तो फिर मैं 5 की जगह 3 लिख सकती हूँ। ठीक है ना, तो वो मैं यहां लिख देती हूँ। तो हमें यही तो प्रूफ करना था कि एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 3 जो है वो हमारे 180 डिग्री होंगे। तो हेंस सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो ये आपका यहां पर प्रूव हो गया कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, अब आते हैं हम इसके और वाले पार्ट में जो इंटरनल वाला चॉइस में हमें क्वेश्चन दिए। देखो ये आपके पास एंगल बी ग्रेटर देन सी वाला है, तो इनइक्वालिटीज वाला क्वेश्चन है, तो ये आपके पास डिलीटेड सिलेबस में से है, तो ये आपको नहीं करना है इस बार। ठीक है ना, चैप्टर 7 में जो लास्ट की एक्सरसाइज है आपकी वो डिलीटेड है, डिलीट है ना वो, तो ये उसी पे बेस्ड है ये, तो ये आपको नहीं करना। ठीक है ना, चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 32। तो 32 क्वेश्चन में आपसे फिर इंटरनल चॉइस दी है इसमें। तो आपसे कह रहा है यहाँ पर द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर, आपको 4 एंगल्स दे रखे हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के आपको x की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक चतुर्भुज के कोणों का माप, चारों कोणों का माप आपको दे रखा है और आपसे कह रहा है कि x का मान आप ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो हम इन चारों को प्लस कर लेते हैं, इसका मतलब x प्लस 20 डिग्री प्लस x माइनस 20 डिग्री प्लस 2x प्लस 5 डिग्री और प्लस 2x माइनस 5 डिग्री, इन सबका सम कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है ना, रीजन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब देखो x प्लस 20 प्लस x माइनस 20 प्लस 2x प्लस 5 प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब जो कट हो रहा है कट कर दो, प्लस 20 माइनस 20 प्लस 5 माइनस 5 कट हो गया, क्या क्या बचा, x x 2x 2x प्लस 2x 4x प्लस 2x 6x। ठीक है, अब ये x यहाँ 6 मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का हो गया।
तो x की वैल्यू तो निकालनी थी, तो आ गई आपके पास वो 60 डिग्री। ठीक है ना, तो ये वाला क्वेश्चन तो आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनल चॉइस वाला। तो यहां पर आपसे ये कह रहा है, एक सेकेंड, ठीक है ना, तो देखो यहां पर करते हैं क्वेश्चन आपके पास, E is the midpoint of the median AD of triangle ABC and BE is produced to meet AC at F. Show that AF is equals to 1/3 of AC. कह रहा है E एक त्रिभुज ABC की मध्य का AD का मध्य बिंदु है तथा BE को AC तक F पर मिलाने के लिए बढ़ाया गया है। दर्शाइए कि AF जो है वो 1/3 है AC के। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं इस क्वेश्चन में। इतना तो आपको देख के पता चल रहा है कि आपको एक त्रिभुज है एबीसी, ठीक है आपके पास, तो एक हमने यहां पर एबीसी बना लिया। ठीक है, ये रहा एबीसी। अब आपसे यहां पर कह रहा था कि ई जो है वो मिड पॉइंट है मीडियन एडी का, तो इसका मतलब एक एडी मुझको यहां पर बनाना पड़ेगा, और ई मेरे पास मिड पॉइंट है, तो मैंने यहां पर कहीं पर वो मिड पॉइंट ले लिया ई। ठीक है, उसके बाद आपको कह रहा है बीई को आपने एक्सटेंड किया जो एसी पे कट कर दिया एफ पर। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास आ गया एफ। ठीक है ना, अब आपको क्या यहां पर सिद्ध करना है, आपको ये बताना है कि जो ये एफ है इतनी, ये 1/3 है किसके, एसी के। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आ गया। सबसे पहली बात आपको आप करोगे क्या, देखो अगर आप इस ट्रायंगल में देखो ए डी, ठीक है, सबसे पहले आप यहां पर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लो। तो एक जी मैंने खुद से यहां पर ये बना दिया है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में अब यहां पर लिख देते हैं जो हमने खुद से कंस्ट्रक्ट किया है। टू डी, डी से क्या किया हमने, एक लाइन ड्रॉ की है, ड्रॉ किया हमने डीजी जो समांतर किसके है, बीएफ के। ठीक है, तो ये हमने खुद से किया है। अब आप देखो कौन से त्रिभुज की मैं आपसे बात कर रही थी, ए डी जी की, ए डी जी सिर्फ ये वाला, जिसको मैंने एक बार डार्क कर दिया है। ठीक है, तो देखो इसमें आपको पता है कि जो ये ई है ये आपका मिड पॉइंट है एडी का। ठीक है ना, और जो ये ई एफ है ये पैरेलल होगी किसके, डीजी के, होगी नहीं होगी। तो अगर मैं बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाऊं, मिड पॉइंट थ्योरम की जो उल्टा है कन्वर्स लगाऊं, तो इसका मतलब फिर तो मेरा एफ जो है वो मिड पॉइंट होगा एजी का, है ना, और जब ये मिड पॉइंट है तो फिर ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है ना, तो वही सब मैं यहां लिख देती हूं। तो ई मेरा क्या था, मिड पॉइंट था एडी का। ठीक है, एंड ईएफ जो है वो समांतर किसके है, डीजी के। ठीक है ना, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, अगर आप ये थ्योरम देखो तो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एजी, तो इसका मतलब ए एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ जी हो जाएगा। इसको आप अपनी इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, अब उसी तरीके से आप इधर की साइड आ जाओ और आप इस वाले त्रिभुज में देखो बी सी और एफ में। ठीक है, सिर्फ इतने में देखो, ये वाला बी एफ, ये बी सी और ये देखो, इसमें आपको पता है कि जो ये डी जी है ये बी एफ के क्या है, समांतर है। तो इसका मतलब फिर तो जी जो है वो मेरा मिड पॉइंट होगा एफ सी का, मिड पॉइंट थ्योरम कन्वर्जन से देखूं तो होगा नहीं होगा, तो इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड तो इक्वल होगी। ठीक है, तो मैं यहां लिखती हूँ वही सेम चीज। सिमिलरली इन ट्राइंगल बी सी एफ, D is the midpoint of BC एंड DG जो है वो किसके समांतर है हमारे पास, BF के। ठीक है ना, D जो है वो मध्य बिंदु है किसके, BC के, और ये दोनों समांतर है, तो फिर क्या होगा, G जो है वो मध्य बिंदु किसकी बन जाएगी,
एफ सी के, तो इसका मतलब एफ जी इज इक्वल टू जी सी होगा। इसे आप सेकेंड ले लो, ठीक है। अब आप देखो फर्स्ट और सेकेंड से अगर आप देखो तो ए एफ जो है वो एफ जी के इक्वल है और एफ जी जो है वो जी सी के इक्वल है। इसका मतलब ये तो तीनों ही आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। तो यहां लिखते हैं अब हम उसको, अगर मैं इन दोनों समीकरण से देखूं तो जो ए एफ है वो एफ जी के बराबर है और वो ही जी सी के भी बराबर है। अब अगर आप अपनी फिगर ये दोबारा देखो तो जो ए सी है ये तीन भाग में बटा हुआ है, ए एफ प्लस एफ जी प्लस जी सी, ठीक है। तो हम वही यहां लिख देते हैं, ठीक है ना। मैंने ये तीनों चीज यहां पर लिख दी। अब देखो आपको एक तो ए सी चाहिए, ए सी आ गया, ए एफ ऐसे ही रहने दो, एफ जी की भी जगह आप ए एफ लिख दो और इसकी जगह भी, क्योंकि ये तीनों तो इक्वल ही है, तो इन तीनों की जगह सबकी जगह मैंने ए एफ लिख दिया और ये 3 मैं इधर ले आई, तो जो मुझे प्रूफ करना था, शो करना था, वो शो हो गया, ठीक है ना। तो ए एफ इजिकल टू 1/3 ए सी आपके पास यहाँ आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन 33 आपके पास पूरा ही ओमिटेड क्वेश्चन है, डिलीटेड सिलेबस में से है ये आपके पास, क्योंकि पैरेललोग्राम वाला जो आपका पूरा चैप्टर है वो डिलीट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें नहीं करना है। लास्ट क्वेश्चन रह गया इस सेक्शन का, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन में फिगर आपको बना के दी है, आपसे कह रहे हैं इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, यहां पर है O, ठीक है। BCO, BCO, ठीक है, BCO ये वाला, ये आपको 30 डिग्री दे रखा है, आपको x और y फाइंड करना है। आकृति में O वृत्त का केंद्र है और BCO 30 है, तो x y ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे आप ध्यान से समझिएगा इसको, इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन हमको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। देखो सबसे पहले आप क्या करो, यहां पर कुछ चीजें ज्वाइन कर दो, जैसे कि OB, ये हमने यहां ज्वाइन कर दी, मैं एक फिगर में ज्वाइन कर दूं, फिर दूसरी फिगर में जो चीजें समझानी होगी वो समझाती रहूंगी, ठीक है। उसी के साथ साथ मैंने AC भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने खुद से किया ना, तो पहले मैं यहां लिख देती हूं, इन द गिवन फिगर, दी गई आकृति में क्या करना है हमारे को, क्या जोड़ा हमने, OB को जोड़ दिया, ठीक है, और किसको जोड़ा है हमने, AC को, ठीक है ना। अब आप देखो इन ट्राइंगल BOC, अब इनकी वैल्यूज एकदम डायरेक्टली नहीं निकल पाएंगी, ठीक है। तो BOC जो ये छोटे वाला है, ये वाला, ये O है, ये C है, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखो तो आपके पास जो OC है वो तो OB के इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि ये दोनों तो मेरी रेडियस है, त्रिज्या है ना ये वृत्त की, तो त्रिज्या तो सारी बराबर होती है, ठीक है। तो OC इज इक्वल टू OB, ठीक है ना। तो यहां लिख देते हैं हम, बोथ आर द रेडियस ऑफ सर्कल। अब देखो जब ये दोनों साइड इक्वल है तो फिर ये दोनों एंगल भी तो इक्वल होंगे, कौन कौन से एंगल, OBC जो है वो OCB के इक्वल होगा, इसका मतलब ये दोनों 30 डिग्री होंगे। तो आप ये बस सोचिएगा यहां से y निकल गया, यहां से ये पूरा निकला है 30, ठीक है ना। जब दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं BOC ये वाला एंगल निकालो, तो अब आप निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि इस त्रिभुज के आपको दो कोण पता है 30 और 30, तो तीसरा निकाल लोगे 180 में से माइनस करके, है ना। तो BOC आप कैसे निकालने वाले हो, 180 माइनस 30, तो ये आ गया आपके पास 120, ठीक है। ये वाला कोण आया 120, ये, ठीक है। अब देखो जो ये वाला कोण है और जो ये पूरा है BAC, ये वाला पूरा, ये, तो ये तो इसका ट्वाइस होगा। कौन कौन से कोण की बात करूं मैं, BOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BAC, ठीक है ना, क्योंकि हमको पता है जो ये एंगल बनता है आर्क पे, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यहां वाला कोण जो है वो इस वाले कोण के क्या होता है, दुगुना होता है,
ये वाला कोण जो है वो दुगना होता है ना। तो ठीक है, अब BOC, अच्छा ये तो मुझे पता है तो इसको मैं यहां पर रख देती हूं। तो ये आ गया मेरा यहाँ पर 120, यहाँ आ गया 2BAC, यहां से मेरा BAC निकल गया, वो आया 120 अपॉन में 2, उसको कट किया तो 60 डिग्री आ गया। तो ये पूरा निकल गया 60, पर मुझे सिर्फ x चाहिए। ऐसे यहाँ पर ये पूरा निकला था लेकिन मुझे सिर्फ y चाहिए था। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर लिखोगे कि ये थ्योरम 10.8 है, पूरी थ्योरम आप यहाँ लिख के आओगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में लिख लेंगे। ठीक है ना। चलिए अब ये वाला पूरा एंगल आपको मिल गया, कौन सा मिल गया, BAC मिल गया। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर जो आपके पास BAE एंगल है, ठीक है ना, आप ये रहा आपके पास E यहाँ पर है। ठीक है, BAE सिर्फ इतने वाला एंगल, ठीक है, ये CAE इसके बराबर होगा, होगा नहीं होगा, दोनों एंगल्स बराबर। ठीक है, तो कौन सा है यहाँ पर CA, ठीक है, और E। ठीक है, तो देखो मैं यहां पर लिख देती हूं इसको, जो मैं आपको बता रही हूं, BAE जो है वो बराबर किसके होगा, CAE के। मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल्स बराबर होंगे। क्यों होंगे ये दोनों एंगल्स बराबर, क्योंकि जो AE है ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मतलब होता है कि वो दोनों एक एंगल को दो इक्वल भागों में कट करता है, काटता है। ठीक है, तो AE इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है, अब देखो यहां पर ये मैंने आपका यहां पर ये लिख दिया है, तो अब ये दोनों कितने होंगे आपके पास, BAE और ये। अब ये पूरा एंगल 60 है, ये पूरा, जिसको मैं यहां पर शेड कर देती हूं। अब दो भागों में बट रहा है तो 30-30 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 30। तो इसका मतलब x आ गया आपके पास, आ गया ना x, BAE आपके पास x ही तो है। चलिए x की वैल्यू तो निकल गई, बस लास्ट रह गई है y की वैल्यू निकालनी। ठीक है, अब देखो यही वाला BAE लो आप, ठीक है, दूसरा आप लो EBA ये वाला पूरा। ठीक है, और तीसरा कौन से ट्रायंगल की बात कर रही हूं मैं यहाँ पर, इन ट्रायंगल ABE की, इस वाले ट्रायंगल की, सिर्फ मैं लाइन बनाती हूँ इसमें देखो, सिर्फ इस वाले ट्रायंगल की। तो तीनों एंगल का सम 180 होगा। ठीक है, तो वो लिख लेते हैं हम यहाँ पर, BAE जो 30 अभी निकाला है हमने, EBA, ठीक है, और दूसरा AEB, ये मुझे 90 पहले से ही पता है, जब ये 90 है तो फिर ये भी तो 90 होगा, तो ये आ जाएगा मेरा 180। तो ये मेरे पास कितना आया 30, ये मुझको नहीं पता, EBA छोड़ दो, नहीं पता, तो ये 90 पता है आपको। यहां से आपके पास EBA ये आ गया 180 माइनस 90 और माइनस 30। ठीक है, तो EBA आपके पास आ गया 60 डिग्री। ठीक है, बस अब y की वैल्यू आने ही वाली है आपके पास। देखो EBA ये वाला पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल जो है, अगर मैं आपसे बोलूं तो ये दो पार्ट में बटा है, एक तो y और दूसरा ABD, A B और D, ये पूरे में, एक ये पूरा ABD और एक जो आपको निकालना है y उसमें। ठीक है, तो पहले हम यही लिख देते हैं फिर, तो एंगल ABD प्लस y। अब ये तो आपको 60 पता है, अब बात आती है अगर मुझे एंगल ABD मिल जाए तो मेरा y निकल जाएगा यहां से, तो वो मेरा हाफ होगा AOD के। अब ये AOD कैसे आया, तो देखो AOD ये वाला, ये इसका हाफ होगा, कैसे, सेम थ्योरम 10.8। तो अगर आप देखो, सिर्फ अब आप इसको देखो, मैं ब्लू पेन से इसको हाईलाइट करती हूँ ताकि आपको ये पता चले। ये यहां पर है, ये वाला देखो, यही तो सेम फिगर आपके पास बन रही है थ्योरम 10.8 में। तो जो ये वाला एंगल है
तो ये इसका ट्वाइस था ना, ठीक है ना। AOD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ABD। अब पता चल गया, वही थ्योरम लगा रही हूं मैं 10.80, ठीक है। तो देखो अब हम लिखेंगे कैसे, बस अब आपका आंसर आ चुका है। तो यहां पर मैं यहां लिख देती हूँ थ्योरम 10.8 की वजह से आया, आपको पूरी थ्योरम लिख रही है, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ आप, एक सेकेंड, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखो, तो हाफ इंटू में 90 और प्लस में y, ठीक है। तो ये 45 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 45 आया, इसको कट करके, और यहाँ पर 60 है, तो 45 है प्लस का आप इधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। तो यहां से आपके पास y कितना आ गया, 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 डिग्री। बस वैल्यू आ गई। x आपको बताना था तो x आपके पास आया 30, और y आपको बताना था तो y आपके पास आया 15 डिग्री। तो ये है आपका आंसर, x और y, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 34। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन सी कंप्लीट होता है। अब सेक्शन डी जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।